नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम यूपी। राजीव जी का बेसब्री से इंतजार होता है पूरी दुनिया के लोगों को। संडे का दिन है और राजीव जी की भविष्यवाणियों का बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं। सारे एग्जिट पोल एक तरफ रख दीजिए। राजीव जी ने कह दिया ये एग्जिट पोल फर्जी हैं। क्या क्या कहा उन्होंने, किसकी सरकार बनेगी, इस खास एपिसोड में। राजीव जी की दीवानगी इस समय पूरी दुनिया में सिर चढ़ के बोल रही है। अलग अलग राज्यों से उनको बुलाया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है। इस खास एपिसोड में वो बहुत कुछ बताने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। और राजीव जी का कार्यक्रम जब खत्म होगा तो एक खास अपील मैं आपसे करूंगा, तो पूरा प्रोग्राम सुनिएगा। चलते हैं राजीव नारायण जी के पास। 4 पीएम में बहुत बहुत स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। मुझे याद है कि जब लोकसभा चुनाव हो रहा था और सारे एग्जिट पोल अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे थे, दिल से लगा रहे थे। नोएडा के एंकर और एंकरनियां डांस कर रहे थे कि साहिब जो हैं इस बार 400 पार लेकर आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। सट्टा बाजार शबाब पे था, शेयर मार्केट उफान पर था। कोई ये कहने को तैयार ही नहीं था कि भाई 300 350 से कम सीटें आ रही है। लग रहा था लहर आ रही। होता भी है कि सारे गोदी मीडिया के चैनल दिन रात ये दहाड़ दहाड़ के कहें कि साहब इतनी सीटें आ रही हैं, और आप अकेले इंसान थे। जब मैं आपके संग शो कर रहा था, आपने कहा था एग्जिट पोल झूठे हैं, मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार, मोदी जी सरकार नहीं बना पाएंगे। हालांकि आपकी लाइन भी गलत थी, आपने कहा सरकार नहीं बना पाएंगे, बन तो गई, लेकिन हाँ पूर्ण बहुमत की नहीं बनी। और फिर जो एग्जिट पोल करने वाले थे प्रदीप जी, वो तो आज तक पे फुक्का मार के रो रहे थे, दहाड़े मार मार के रो रहे थे। और लेकिन इस बार उन्होंने बंगाल के चुनाव में एग्जिट पोल करने को मना कर दिया, करा दिया था, अच्छा। लेकिन उसको डिक्लेयर करने से मना कर दिया। तो कल मैं और अवैध दुबे जी बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा अवैध जी ने कि शायद इसके पीछे कारण ये होगा कि उनको समझ में आ गया था कि बंगाल में भी एग्जिट पोल विश्व गुरु को 400 सीटें जैसे दे रहे थे, ऐसी कराए गए हैं और हकीकत कुछ और है। तो प्रदीप जी को लगा होगा एक बार मैं रो चुका, अब कितनी बार रोऊंगा, दर्शक भी कहेंगे यार ये आदमी झूठ बोलता है, फिर रो रो के काम चला लेता है। इसलिए मैंने अपना एग्जिट पोल दिखाया नहीं। लेकिन मैं आपका एग्जिट पोल दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आपकी साख भी दांव पर लगी हुई है इस बार। तो मुझे बताइए, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, आपके गृह क्या कहते हैं कि बंगाल में किसकी सरकार बन रही है, ये एग्जिट पोल क्या कहलाते हैं, जरा विस्तार से समझाइए आज लोगों को। ये एग्जिट पोल जो कराए जाते हैं, इसका भी कोई ज्योतिष गणित है, कोई कैलकुलेशन है, जैसे आप बता देते हो चंद्रमा मंगल, क्या ये लोग भी ऐसी तुक्के से जोड़ लेते हैं, शुक्र शनिचर राहु? मुझे बताइए बिल्कुल सच। क्या हाँ, सीन। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, जो एग्जिट पोल है वो पोल किससे कराते हैं आप लोग? भाई किससे पूछ रहे हैं? जनता से, पब्लिक से। तो दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार मून जो है, चंद्रमा, पब्लिक की ओपिनियन का कारक है, परसेप्शन, ओपिनियन, इमोशंस का कारक है। तो जो पब्लिक क्या सोचती है उसको ये लोग सर्वे करके बताते हैं। एक और ग्रह जो है वैदिक ज्योतिष में सर्वे का, जो सर्वे देखा जाता है, सर्वे मतलब मैथमेटिकल क्या नाम है, कैलकुलेशंस होती हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, उसका कारक होता है बुध। तो दो ग्रहों को हमको देखना पड़ेगा कि भी हमारे मरकरी की पोजीशन क्या है और चंद्रमा क्या कहता है, किस समय। संजय जी, जैसे वो मैंने आपने ठीक कहा, 2024 की भविष्यवाणी मैंने की थी, और पूरा रिस्क लेते हुए कि उस दिन शेयर बाजार फ्राइडे को 2400 पॉइंट के आसपास चढ़ गया था, 2500 पॉइंट चढ़ा था, मुझे जहां तक याद है। उस समय मैंने सर्वे को जो है गलत प्रेडिक्शन कर दी, और वो अगली बार जब जैसे रिजल्ट आया था, वही शेयर बाजार पूरा माइनस हो गया। तो मैं आज फिर दर्शकों की जानकारी के लिए ये हाथ से जल्दी में मैंने ये हॉरोस्कोप बनाई है संजय जी। ये हॉरोस्कोप है, जिस दिन 29 अप्रैल को आपका लास्ट सेकंड फेज का जो चरण इलेक्शन खत्म होता है, उस समय की हॉरोस्कोप बनी तुला लगन की, और लगभग हमने टाइम टेंटेटिव 6 PM का ले लिया, जैसे 5 बजे तक वोटिंग पड़ने का टाइम होता है। तो दर्शकों की जानकारी के बता, तुला लगन आया है। इसमें मून जो है, जो मैंने अभी आपको पैरामीटर बताए थे सर्वे के लिए, कोई भी एग्जिट पोल हो, प्री पोल हो या पोल के बाद में हो, ओपिनियन पोल हो, वो हमेशा मून की कंडीशन जरूर देखी जाती है। दूसरा, मरकरी की पोजीशन। तो इस कुंडली में दर्शकों की जानकारी के बता दो, मून जो है शनि और मंगल से पीड़ित था, 12वें भाव में था। 12वां भाव होता है लॉस का, अपमान का। बार बार मैंने आप लोगों को रटा दिया है
ह्यूमिलेशन कहीं से आएगा तो 12th हाउस से आएगा और लॉस भी आएगा। और मून जो है शनि और मंगल की दृष्टि थी। और दूसरा ग्रह जो मैं आपको बता रहा था, सर्वे जितने भी देखे जाते हैं वो बुध कारक है और कम्युनिकेशन का भी कारक है। वो नीच का था, वो भी इसी एक्सिस में शनि मंगल से पीड़ित था और 6वें भाव में। और दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बता देता हूं कि बुध जो है बहुत एक महत्वपूर्ण रखता है हमारे चुनाव में, भारत की पॉलिटिक्स में वर्तमान में, क्योंकि ये जो बीजेपी की हॉरोस्कोप आप लोगों के पास है उसमें वो लग्न का स्वामी है। तो इसका अर्थ यह है कि बीजेपी की खुद की पोजीशन बहुत कमजोर दिख रही है। नीच का होने का मतलब है जैसे हमारे शरीर में इम्यूनिटी कम होती है, किसी का शरीर वीक होता है, फाइट नहीं कर पाता, तो वो उसको सिग्निफाई करता है। तो इसका अर्थ यह है कि जब ये चुनाव हुए हैं 5 राज्यों के, इसमें बीजेपी अपने कार्यशैली पे अपने जो भी इसकी पॉलिसीज हैं उसके मैटर में बहुत वीक रही। जैसे कि आप लोगों की जानकारी है कि मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि महिला आरक्षण बिल की आड़ में जो डिलिमिटेशन बिल लाना चाहते थे वो बैकफायर किया। तो इन्होंने ड्रामा रचा कि महिलाओं के मतलब एक ग्रुप बनाए और घर घर जाकर के समझाएंगे, लेकिन मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि ये इनका दांव सारा बैकफायर करे। और बैकफायर करने का अर्थ ये होता है दर्शकों कि वो आपके किसी भी चुनाव में मुद्दा नहीं बन पाया और बीजेपी ने उसको ड्रॉप कर दिया। ठीक उसी तरह से जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में ये घर घर जाकर के महिलाओं को सिंदूर बांटने की योजना बना रहे थे, जिस पर ममता बनर्जी ने सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन किया था कि विवाहित महिलाओं के लिए एक थर्ड पर्सन कैसे सिंदूर लेके जा सकता है। तो वहां पर भी इनको मॉरली एक थप्पड़ पड़ा, तो मॉरल ग्राउंड पर, तो वहां से ये लोग पीछे हट गए। तो लगातार इस केस में भी हैं। तो संजय जी, ये एग्जिट पोल जो कुंडली मैंने दिखाई है, चंद्रमा और बुध दोनों पीड़ित और दोनों 6-12 की एक्सिस से संबंध बना रहे हैं, इसलिए औंधे मुंह गिरेंगे। एक शब्द होता है ना, औंधे मुंह गिरेंगे, बुरी तरह से फ्लॉप साबित होंगे एग्जिट पोल। ये ऐसी मेरी ज्योतिष की गणना कहती है। एक चीज और मैं दर्शकों को जल्दी से लेता हूं, फिर आपके इलेक्शन के प्रेडिक्शन पर आता हूं। पिछले हफ्ते मैंने अभी 2 दिन पहले ही पवन खेड़ा जी की प्रेडिक्शन मैंने सोशल मीडिया पे की थी। वो आप अपने ऑफिस में बोलिएगा, उसको मैं ट्वीट जो है शेयर करेंगे। तो ये मैंने इसलिए क्योंकि पवन खेड़ा जी से मेरा मिलना हुआ था कई साल पहले, तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे हॉरोस्कोप क्या नाम है अपना बर्थ डिटेल दी थी। हालांकि कभी उन्होंने कुंडली पे चर्चा नहीं की। तो जब इतना बड़ा मुद्दा बन रहा था कि पवन खेड़ा की बेल नहीं हो पा रही थी, तेलंगाना से उनको एक हफ्ते की बेल मिल गई, लेकिन फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि भाई तेलंगाना का तो जुडिक्शन बनता ही नहीं है। फिर वो गुवाहाटी हाई कोर्ट गए, गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने से वहां पर भी रिजेक्ट हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। तो संजय जी, उस दौरान मैं विजिट में रहा था काफी, तो इसलिए मैं वो पहले नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही मैं बेंगलोर और अपने बॉम्बे की विजिट के बाद आया, तो मैंने पवन खेड़ा जी की प्रेडिक्शन जो की बिल्कुल 100% सामने है। तो ये मैं पवन खेड़ा जी की ट्रांजिट की हॉरोस्कोप में, जन्म की कुंडली नहीं दिखा रहा हूँ, ये पवन खेड़ा जी की ट्रांजिट की हॉरोस्कोप है, जिसमें मैंने बताया, उसमें लिखा है बकायदा कि किसी की बेल कब होती है। आप लोगों के लिए भी जानकारी बता दे, तो जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनको भी एक सब्जेक्ट के रूप में बताता हूं। चौथा घर दर्शकों हमारी 4th हाउस हॉरोस्कोप में कुंडली का डोमेस्टिक हैप्पीनेस का होता है। किसी भी व्यक्ति का अगर उसका घर का सुख उसको प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब वो जेल में नहीं जाएगा। जेल का जो घर होता है वो 12वां घर होता है। तो पवन खेड़ा जी की हॉरोस्कोप में ये कन्या लगन की हॉरोस्कोप उनकी जन्म की कुंडली है और उनकी वर्तमान में दशा चल रही है शनि, जो अभी मैंने हाथ की बनी कुंडली दिखाई थी, शनि जुपिटर शनि। तो मजे की बात यह है कि कन्या लगन की कुंडली में शनि गोचर कर रहे हैं ट्रांजिट में इस समय 7th हाउस में। शनि की 10वीं दृष्टि होती है, तो 10वीं दृष्टि 4th हाउस पे आ रही है, मतलब घर के सुख पे आ रही है। जुपिटर की अंतर्दशा चल रही है। जुपिटर 4th लॉर्ड है, चौथे घर का धनु राशि है, वहां आती है, धनु राशि का स्वामी है। तो जुपिटर 10वें भाव में इस समय गोचर कर रहा है, मिथुन राशि में उनके, और वो चौथे घर को देख रहा था। तो 2 संकेत मिल गए ना, शनि भी चौथे घर को प्रभावित कर रहा है और बृहस्पति भी कर रहा है। इसके साथ हम चंद्रमा को और देखते हैं कि चंद्रमा हमारे मन के सुख का कारणक है, कि जिस दिन हमारा कोई दिन अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, उस दिन चंद्रमा की अवस्था जरूर देखनी चाहिए। तो संजय जी, चंद्रमा उस दिन तुला राशि में था और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि उसको मिल रही थी, मतलब 4th लॉर्ड वाज एक्सपेक्टिंग मून। और बृहस्पति शुभ ग्रह के कारक हैं, मतलब 1.25 लाख दोष दूर कर देते हैं, ऐसा हमारे ज्योतिष की
शास्त्रों में लिखा हुआ है। इससे मैंने ये आराम से प्रेडिक्ट किया कि पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट रिजर्व किया गया है, एक दिन रिजर्व 29 तारीख को रिजर्व किया था, 30 तारीख को अनाउंसमेंट था। मैंने 29 तारीख की रात को 10:56 पे, दर्शकों वो आप देख सकते हैं, मैंने वो सॉरी 30 तारीख की रात को 10:56 पे मैंने ये प्रेडिक्शन कर दी थी कि भाई 10:36 पर कि पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगी, और वो बिल्कुल सच साबित हुई। और संजय जी, आपको तो पता ही होगा कि ईश्वर की कृपा हनुमान जी की ऐसी है कि जहां तक लिटिगेशन की प्रेडिक्शंस की बात है, आप राहुल गांधी से लेके, राहुल गांधी की 2 बार मैंने की, वो सब सक्सेसफुल हुई। इसके साथ अरविंद केजरीवाल जी की, मनीष सिसोदिया की, तो ये सब चीजें मेरी लगातार सच हुई हैं। तो इससे मुझे लोगों को विश्वास हो जाना चाहिए कि भाई देखो ये वैदिक साइंस कितनी सटीक साइंस है। अब आते हैं संजय जी, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपके जो 26 अप्रैल का प्रोग्राम था, उसमें ये वाली हॉरोस्कोप शेयर की थी आप लोगों के साथ में। मैंने ये कहा था, ये हॉरोस्कोप है डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स। जिस दिन 4 मई को जो ग्रहों की स्थिति क्या होगी, उस दिन मैंने आपके प्रोग्राम में ये डिस्कशन किया था। तो उसको मैं दोबारा डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि भाजपा की हम जब स्थिति, फिर उसके बाद टीएमसी पे आता हूं। ये भाजपा की हॉरोस्कोप है संजय जी, ये भाजपा की हॉरोस्कोप है, और मिथुन लगन की जो आप लोगों के पास है। साथ में मैंने ये भी बताया था कि भाजपा का वर्षफल, इसमें मुंथा जो है, मुंथेस 12वें घर में मेष लगन की बनी है, और लग्नेश मंगल 12वें भाव में, 12वां घर फिर वो अपमान का होता है। तो बार बार मैं आप लोगों के यहाँ बताता हूं कि भाई हमको अगर अपमान मिलेगा तो 12वें घर से संबंध बन रहा है, तो वर्षफल भी कोई अच्छा संकेत नहीं दे रहा। बीजेपी की जो जन्म कुंडली अभी मैंने दिखाई है, उसमें वर्तमान दशा शुक्र, मून, वीनस शनि चल रही है। और मैंने ये कहा था कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बीजेपी को सत्ता दिलाने में या सत्ता से बाहर करने में। तो एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को बता देता हूं संजय जी। इन 2004 में जब जनरल इलेक्शन हुए थे, और उस समय रिजल्ट अनाउंस हुए थे 13 मई 2004 को, 13 मई 2004 को, उस दिन बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में चुनाव हार गई थी। तब भी दशा बीजेपी की कुंडली में शुक्र में, बृहस्पति में, चंद्र में मार्स थी। मतलब शुक्र का और चंद्र का कनेक्शन आ रहा था, क्योंकि चंद्रमा इनके 6वें घर में और वीनस इनके 12वें गांव में। जो अभी मैं पवन खेड़ा जी वो एग्जिट पोल के केस में भी आपको 6-12 का संबंध बताया, यहाँ पर भी बीजेपी की कुंडली में भी 6-12 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। इसके अलावा संजय जी, आज मैं वर्ड हॉरोस्कोप और दिखाता हूं। इसको मेष संक्रांति भी कहते हैं, कि जब दुनिया की कुंडली देखी जाती है, तो जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, उस समय जो कुंडली बनती है वो पूरे वर्ल्ड के लिए बनती है। एक संवत्सर की कुंडली हमारे दर्शक जानते हैं, जब चैत्र प्रतिपदा को जो हॉरोस्कोप बनती है, वो हिंदू सनातन धर्म के अनुसार नया वर्ष माना गया है। लेकिन टेक्निकली एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से सूर्य जब 1 नंबर राशि में जाएगा, मेष में, तब हमारा वर्षफल बनेगा। तो लगभग वो 14 अप्रैल के आसपास आता है हर साल। तो इस साल की जो हॉरोस्कोप बनी वो मिथुन लगन की है, और मिथुन लगन ही बीजेपी के हॉरोस्कोप का है। तो संजय जी, मुझे क्या इसमें चौंकाने वाली बात लग रही है, हम जो 4 तारीख को कल रिजल्ट आने वाला है हमारे प्रोग्राम के, कि इसमें 10वें भाव में जो ये बीजेपी का लगा ना, 10वें भाव में आई है आपकी मीन राशि में शनि, मंगल और बुध नीच का 3 है। तो यहाँ पर इस कुंडली के 6वें घर का स्वामी, 8वें घर का स्वामी, दोनों वहां पर मौजूद हैं, और जो है लग्नेश नीच के हैं। तो ये संकेत बहुत कोई अच्छा नहीं दे रहे हैं भाजपा के लिए। एक संवत्सर की कुंडली आप दोबारा दर्शकों फिर रिमाइंड करा देता हूं कि ये संवत्सर भाजपा के लिए क्या लेने वाला है, लेके आने वाला है। तो संवत्सर की कुंडली बनी मीन लगन की, और मीन लगन बीजेपी की कुंडली का 10वां भाव है। तो लगातार आप देखिए कि बीजेपी का 10वां भाव 10th हाउस जो होता है प्रधानमंत्री का और सत्ता का होता है, रूलिंग का। तो इसका अर्थ यह है, 2 हॉरोस्कोप जो मैंने एडिशनल दिखाई हैं, इसका कंक्लूजन यह है कि संवत्सर और वर्ल्ड हॉरोस्कोप भाजपा के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। चाहे जितना मर्जी मीडिया में इस बात को हाईलाइट किया जाए, गोदी मीडिया, उनको तो पैसे उस बात के मिलते हैं भाई, वो तो मदारी की तरह से हमारा भाजपा तो उनको नचाती है। जैसे भी हम जाते बाजारू लोग हैं, वो एक तरह से हमारा जो एग्जिट पोल जो है संजय जी, और मीडिया का रोल आप जानते हैं, जैसे प्रोस्टिट्यूशन सेंटर होते हैं, इस तरह के बन गए हैं। पैसा दो और अपना मनोरंजन कराइए। तो यहाँ दोनों हॉरोस्कोप, जो संवत्सर की और वर्ल्ड हॉरोस्कोप, ये भाजपा के लिए अशुभ समाचार का योग बना रही है।
अब ये तो आप कहोगे हवा हवाई कह रहे हैं राजीव जी, अब आप बंगाल की बात में फिर भी नहीं आ रहे, गोल गोल घुमा रहे हैं, जलेबियां सी बना रहे हैं, यही तो कहते हैं ना आप अक्सर। तो संजय जी, एक मैंने मेहनत की है आज। मैंने 2021 में भी ममता बनर्जी की हॉरोस्कोप जीतने की प्रेडिक्शन की थी, तो वो मुझे पिछले प्रोग्राम में मैं भूल गया था, मैं दर्शकों से माफी चाहता हूं, मैं भूल गया था। तो ये आज मैं दर्शकों आपको लोगों के सामने लेकर के आया हूं, ये टीएमसी की हॉरोस्कोप, मुझे करेक्ट हॉरोस्कोप है जिस पर हम रिसर्च कर चुके हैं कि पार्टी अगर जीतेगी, भाई देखो एमएलए जीतेंगे संजय जी तभी तो ममता बनर्जी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आज संजय जी ये जो तृणमूल कांग्रेस जो बनी है उसकी हॉरोस्कोप है, और इससे आज आपका दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ओपिनियन पोल क्या आएंगे, बीजेपी एसआईआर कराए या चुनाव आयोग को पूरा हेर फेर कर दे, गोली मरवा दे, सारे कैंडिडेट को खुद सत्ता में काबिज हो जाए। मेरा प्रोग्राम ज्योतिष का है ना, मुझे तो एस्ट्रोलॉजी के टर्म्स सिद्धांतों के ऊपर अपनी बात कहनी है। मैं अगर न्यूज के और किसी दूसरे प्रोग्राम के से इन्फ्लुएंस होकर अपनी बात कहूंगा तो फिर वो मैं न्याय नहीं कर रहा हूं ज्योतिष के साथ। तो आज ज्योतिष के एंगल पर ही सारी बातें कहूंगा। तो संजय जी जो टीएमसी फॉर्म हुई थी, जिसका पूरा का नाम है तृणमूल कांग्रेस, इसका लिटरली मीन्स है ग्रास रूट्स और कॉमन पीपल और माँ माटी मानुष, मदर सॉइल और पीपल। ये मीन लगन की कुंडली है, शनि उनका जन्म का लग्न में बैठा है, केतु 12वें घर में है, उनके 11th हाउस में जुपिटर, मून, मार्स और वीनस 4 ग्रह हैं, और राहु उनके 6वें घर में एक्सीलेंट शत्रुहंता का योग बना रहा है। और मैंने अक्सर कहा भी है, और सूर्य उनका सन उनका 10th हाउस में, वो भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। मरकरी बुध उनके 9th हाउस में राजयोग बना रहा है। इस कुंडली की विशेषता क्या है? एक्सचेंज ऑफ लग्नेश एंड 11th हाउस, लग्न और इसमें कुंडली जो ज्योतिष के सीखने वाले हैं वो सीखेंगे। 11वें भाव का और लग्न का कनेक्शन आ, मतलब ये पार्टी पैदा ही सक्सेस के लिए हुई है। संजय जी ध्यान से सुन लीजिए, ये जैसे बॉर्न विद सिल्वर स्पून होता है ना, जैसे आम आदमी पार्टी थी कि उसको पार्टी बनाते वो सत्ता में आ गई, तो टीएमसी का भी इसी तरह का भाग्य है। ये पार्टी हमेशा विजयी होने के लिए लगातार इसकी उत्तरोत्तर उन्नति होने के लिए बनी है, मतलब सक्सेस के लिए बनी है। प्लेसमेंट ऑफ 6 लॉर्ड सन इन 10th हाउस एक्सीलेंट, 9th लॉर्ड मार्स इन 11th हाउस एक्सपेक्टेड बाय सेकंड, और जो सेकंड हाउस और एक्सपेक्टिंग सेकंड हाउस एक्सीलेंट। 5th लॉर्ड मून इन 11th हाउस एक्सपेक्टिंग ओन हाउस विद जुपिटर, वेरी गुड फॉर पब्लिक एंड देयर इश्यूज सर्विसेज। और 4th लॉर्ड इन 9th हाउस राजयोग बना रहा है, चौथे घर का स्वामी बुध 9वें घर में राजयोग है, और जो 7वें घर का लॉर्ड है वो भी बुध जो है। इसी तरह से संजय जी मैंने कहा प्लेसमेंट ऑफ राहु मेकिंग दिस पार्टी शत्रुहंता मींस विक्ट्री ओवर एनिमीज, एनी फाइट, कॉन्फ्लिक्ट्स और इलेक्शंस। एस्पेक्ट्स ऑफ सैटर्न ऑन सन मेकिंग, थोड़ा सा ये कहे ईगोइस्ट है हमारी ममता जी। एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न ऑन सन, सूर्य के ऊपर शनि की जो 10वीं दृष्टि आ रही है उससे उनको ईगोइस्टिक, एग्रेसिव, फायरी एंड फियरलेस लीडरशिप भी बनाता है। इसमें मैंने उस कुंडली में संजय जी जो है 4 मई को जो ट्रांजिट है वो भी ग्रह बैठा दिए हैं, जो रेड इंक से लिखे हुए हैं दर्शकों, वो ट्रांजिट के ग्रह हैं। जैसे शनि ट्रांजिट का उस दिन जन्म के शनि से ही गोचर कर रहा है, और शुक्र ट्रांजिट का दूसरे घर में होगा, तीसरे घर में होगा, मतलब कम्युनिकेशन के घर में। सूर्य और बुध ट्रांजिट के 2nd हाउस में होंगे। जुपिटर उनके जो लग्नेश है 4थे घर में है, 4था घर होता है सिंहासन का, तो जुपिटर लग्नेश का 4थे घर में। दर्शकों कोई भी बेसिक ज्योतिष जानता होगा वो समझ जाएगा, राजयोग तो दिखाई दे रहा सीधा सीधा, मुंह से कहने की बात है। सो जुपिटर का 4th हाउस में जाना एक्सलेंट कॉम्बिनेशन। तो इसका अर्थ ये होगा शनि और जुपिटर दोनों के दोनों 10th भाव को दृष्टि दे रहे हैं इनकी कुंडली में, और मंगल भी इनका 9वें घर का भाग्येश है इस समय, जो शनि के साथ गोचर कर रहा है मीन राशि में। तो यहां पर भी शनि इनके लिए बहुत बहुत लाभकारी और भाग्यशाली स्थिति पैदा कर रहा है। वर्तमान में इनकी दशा चल रही है जुपिटर शनि, और 4 मई को जुपिटर शनि मरकरी मार्स होगी। ऑन दिस डे मून विल बी इन इट्स 9th हाउस, और चंद्रमा उस दिन इनके 9वें घर में होगा। क्या नाम है इनकी कुंडली में, वृश्चिक का है चंद्रमा 4 मई को, मेकिंग राजयोग, एक्सीलेंट प्लैनेटरी पोजीशन, 5th लॉर्ड इन 9th हाउस। मतलब टीएमसी के लिए 5th लॉर्ड इन 9th हाउस, हमेशा मैंने कहा कि जब भी किसी की कुंडली में 2 त्रिकोण जुड़ते हैं
वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भाग्यशाली समय होता है। लग्ना लॉर्ड इन 4th हाउस मैंने आपको बता दिया, ट्रांजिटिंग सैटर्न इज पासिंग ओवर इट्स नेटल पोजीशन एंड विद 9th लॉर्ड मार्स इज एस्पेक्टिंग 4th हाउस। तो मंगल भी भाग्येश चौथे घर को देख रहा है और बृहस्पति को भी। ज्योतिष याद रखिएगा, ज्योतिष एक ब्रह्म विद्या है जो सिर्फ सत्य का ही दर्शन व्यक्त करती है। यद्यपि हमारे शास्त्रों के अनुसार माया ने कभी कभी सफलता हासिल की है, लेकिन वो क्षणिक होती है। माया को कभी कभी सफलता मिल जाए, माया कहते हैं पैसा, ताकत, उसको ईडी, सीबीआई और एसआईआर और सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट दो आप, वो सब माया है, मतलब छल कपट पैसा पद। उसके पश्चात लेकिन उसके पश्चात उन मायावी लोगों को पूरे परिवार और इकोसिस्टम सहित विनाश जरूर देखना पड़ा है। मतलब पूरा जड़ समेत खत्म हो गए हैं वो ऐसे मायावी लोग। ज्योतिष के फंडामेंटल सिद्धांतों के अनुसार, दर्शकों भविष्यवाणी सुन लीजिए, संजय जी आप भी, ज्योतिष के फंडामेंटल सिद्धांतों के अनुसार टीएमसी का पुनः राजयोग का संकेत है और भाजपा की हॉरोस्कोप के अनुसार अपमान ठीक उसी तरह से जैसे मई 2004 में वाजपेयी गवर्नमेंट को हुआ था हारने के बाद। मतलब मेरे इस कैलकुलेशन में टीएमसी की हॉरोस्कोप बनाने डिस्कस करने के बाद ये कंफर्म है कि टीएमसी के लिए किसी भी तरह से निराशा का दिन नहीं है और टीएमसी का राजयोग दिखाई दे रहा है। ये मेरी आपकी लेटेस्ट प्रेडिक्शन मैंने दी। इसके अलावा संजय जी थोड़ी सी एक राजनीतिक हम बात ये करते हैं, आप अक्सर आपका प्रोग्राम मैं अभय दुबे जी के साथ सुन रहा था, जब आपने कहा कि भाई इस चुनाव के लिए बंगाल के लिए इतना ये लोग इतने एग्रेसिव क्यों हैं, दोनों के दोनों हमारे 1 नंबर और 2 नंबर जो कहते हैं, कुछ लोग चंडमुंड भी कह देते हैं कभी कभी, जो हमारे शीर्ष नेता हैं, इन लोगों ने इसके लिए, क्योंकि आज तक नरेंद्र मोदी स्त्री को नहीं हरा पाए। देशवासियों आप जानिए, नरेंद्र मोदी को कुछ इस तरह का श्राप है, या तो उन्होंने अपनी पत्नी का सम्मान नहीं किया, पत्नी को छोड़ दिया, जो अभी तक उन्होंने शादी नहीं की जसोदाबेन ने। इसके कारण हो सकता है कि नरेंद्र मोदी आज तक कभी स्त्री के आगे जीत नहीं पाए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जयललिता जब जीवित थी तो तमिलनाडु में वह बीजेपी हारी, उसके बाद ममता बनर्जी ने 2 बार उनको हराया है। इसके साथ जो आपके क्या नाम है अपना जो आपने मायावती उस समय खत्म हो चुकी थी, मायावती उस समय सत्ता में ही नहीं थी, इसलिए मायावती के साथ उनका कोई वास्ता पड़ा ही नहीं है। लेकिन और एक और घटना घटी थी संजय जी, आपको याद होगा, वाजपेयी जी 1 वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। वो साल मुझे याद नहीं आ रहा 2016-17 क्या था, जिसमें वो 1 वोट केवल जयललिता जी का था। तो वहां पर भी स्त्री कारण बनी थी इनकी सत्ता का। तो आप पिछले प्रोग्राम में पूछ भी रहे थे कि स्त्री इनका जो है कारण क्यों बनती है इनके लिए अपमान का। तो मोदी जी की अपनी खुद की कुंडली भी है और बाकी मोदी जी का मैंने आपको बता दिया कि मोदी जी किस तरह के व्यक्ति हैं, वो हम सब जानते हैं, उसकी हम अभी आगे बात नहीं करते हैं। तो ये एक राइटअप है संजय जी, मैं आगे प्रोग्राम बढ़ाते हुए इसको शेयर करता हूँ और ये बिल्कुल जरूर क्या नाम है इसको शेयर कीजिएगा। क्या फीमेल का अनेक प्रकार से एक्सप्लॉइटेशन करने वाली भाजपा, उनका शीर्ष नेतृत्व मोदी शाह देश की एकमात्र शक्तिशाली तपोबल, उनके अंदर तपोबल है। क्यों? साधारण वस्त्र पहनती हैं, मकान भी उनका साधारण है, हवाई चप्पल पैर में पहनती हैं। संयुक्त महिला राजनेता ममता बनर्जी से बंगाल सहित देश की नारी शक्ति का सम्मान और प्रतिष्ठा स्वरूप पराजित होंगे कौन? मोदी, शाह और भाजपा। और देशवासियों का अपने धर्मशास्त्र और नारी शक्ति मतलब देवी शक्ति में विश्वास बढ़ेगा। मैंने लगभग 36 महीनों से, लगभग 3 साल से अपने वीकली प्रोग्राम के द्वारा देश ही नहीं विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों की चेतना, कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करने का लगातार प्रयास किया है। सभी प्रोग्राम में बीजेपी जो फॉर्म हुई 6 अप्रैल 1980 की हॉरोस्कोप पर डिस्कशन करते हुए बताया कि सनातन धर्म के अनुसार जितने भी अधर्मी राक्षसी गुण जैसे छल कपट, असत्य का प्रसारण, फॉल्सहुड, फेक नैरेटिव, फेक न्यूज, फॉल्स प्रोपेगेंडा, कटुता, डिवाइडिंग द सोसाइटी, इंटॉलरेंस, संवेदनहीनता, हिंसा, निंदा, चुगली, दूसरों की और राष्ट्र की संपत्ति रिसोर्सेज को लूटना, उनका एक्सप्लॉइटेशन करना, उन पर कब्जा करना, मैनिपुलेशन, फ्रॉड और फोर्सेबल तरीके से इलेक्शन जीतना, आदिवासी महिलाओं, दलितों, पिछड़ों का शोषण, उनका उत्पीड़न, किसानों का शोषण, फीमेल का सेक्स अब्यूज, हेट्रेड, हेट स्पीच और अन्य व्यभिचारों, एडल्ट्रीज और एक्ट ऑफ एडल्ट्री के ग्रह योग बताए हैं। जैसे क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड
जो कि इमोशंस, विजन और एजुकेशन, इंटेलेक्ट का होता है। मंत्रणा, जुआ, सट्टा, अनेक प्रकार की गैम्बलिंग, करप्शन और विदेशों में काला धन जमा करना, विदेशों में अय्याशी, भक्ति, ज्ञान का पाखंड, मन, विचार, मन की इम्प्योरिटी, मंदबुद्धि और फिफ्थ हाउस, मतलब फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ हाउस दोनों ही शनि के प्रभाव में पीड़ित हैं। सेक्स, व्यभिचार, योग, विलासिता का स्वामी, विदेश के 12वें भाव में शुक्र जो है शनि की 10वीं दृष्टि से पीड़ित है। इनकी हॉरोस्कोप में जनता की ओपिनियन, इमोशंस, परसेप्शन, साइकोलॉजी, कॉग्निटिव, मेंटल बिहेवियर, संवेदनशीलता, टॉलरेंस का सिग्निफिकेटर। चंद्रमा, मून रोग के 6वें भाव में नीच का है और पाप ग्रहों के प्रभाव में पीड़ित है। मंगल, कुतर्क, ट्विस्टिंग द फैक्ट्स की 4th एस्पेक्ट से पीड़ित है। अतः इस पार्टी में ज्वाइन करते ही जो भी ज्वाइन करेगा व्यक्ति या नेता को अनेक प्रकार के मनोरोग होने का संकेत मिलता है, अर्थात इन सभी का विक्षिप्त मन, इनसेन, अनस्टेबल माइंड हो जाएगा, जिसके प्रभाव से ये देश समाज में हिंसा, उत्तेजना, झगड़ा, कुतर्क, करप्शन, चोरी, कब्जा करना, रेप, मर्डर, तथ्यों को ट्विस्ट करके देशवासियों को भ्रमित करके प्रोपेगेंडा के द्वारा उन्हें अंधभक्त बनाना और मूर्ख बनाकर सत्ता में बने रहने का साम दाम दंड भेद से सदैव प्रयासों में लिप्त रहने का ग्रह योग है। 2014 में देश की जनता को लुभावने वायदों से मूर्ख बनाने वाले शीर्ष नेतृत्व के नेता जो सदैव असत्य पाखंड का सहारा लेकर चुनावों के समय आचार संहिता की धज्जियां उड़ाकर कभी शहीद सैनिकों की लाशों पर वोट मांगते हैं, कभी शमशान कब्रिस्तान की बातें करते हैं, कभी महिलाओं को सिंदूर घर घर बांटने की बात करते हैं, जनता के भैंस जानवर खोलने की बातें करते हैं, घुसपैठियों का असत्य। यूपीए के टाइम में दर्शकों जानकारी के लिए बता दूं, यूपीए के 10 साल के पीरियड में 90,000 से ज्यादा घुसपैठिए बाहर किए गए थे, जबकि ये घुसपैठियों की बात करने वाले यही अमित शाह, मोदी खुद अपना आंकड़े बताएं, मात्र 5,000 अपने 12 साल में ये कर पाए। तो घुसपैठिए मनमोहन सिंह जी ने ज्यादा दूर भगाए हैं बजाय इनके, ये तो घुसपैठियों को पाल रहे हैं। कभी ये व्यक्ति गुफा में ध्यान साधना, कभी रामेश्वरम में ध्यान का नाटक करना, कभी प्रयागराज में गंगा स्नान करना, कभी काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ से स्वयं को महान दिखाते हुए डमरू और त्रिशूल का प्रदर्शन का ढोंग करना, कभी सोमनाथ मंदिर में रोड शो, कभी अपने आप को युवा दिखाने का प्रयास, फुटबॉल खेलते हुए दिखाना, उससे 24/7 देशवासियों के टैक्स के पैसे से चलने वाले सरकारी टीवी चैनल्स, प्राइवेट चैनल्स को एडवर्टाइजमेंट के फंड से ये सब द्वारा, इन टीवी चैनलों द्वारा ये सब पाखंड हमारे देश और देशवासियों को पूरे विश्व में मजाक उड़ाने का प्रयास है, जिसका डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, हैप्पीनेस इंडेक्स, एजुकेशन, हेल्थ, जनरल लॉ एंड ऑर्डर से कोई वास्ता नहीं है। ऐसे अनपढ़ नेताओं की मंदबुद्धि के कारण वर्ल्ड में दूसरे देशों की ये सब कहने की हिम्मत हो गई है, जो अभी पीछे आपने सुना भारत एक नर्क का गड्ढा है, हेल होल। सपेरों, पूर्व काल में भी हमारे भारत को कहा जाता सपेरों और मदारियों का देश है। ये अनपढ़ मंदबुद्धि नेता सचमुच एक मदारी है, जोकर से कम नहीं है, जिसे गलतफहमी है कि मैं बहुत खूबसूरत हूं और देशवासी मेरे आकर्षण बहुरूपी अंदाज से प्रभावित होंगे। याद रहे ये सभी गुण रावण के मामा मारीच के बेटे कालनेमी राक्षस, जिसे अनेक रूप बदलने का वरदान प्राप्त था, कि उसके अंदर भी मौजूद थे। और दर्शकों इस कालनेमी राक्षस की हत्या श्री हनुमान जी ने की थी। तो याद रखे कोई अंधभक्त नहीं, इसको कौन पहचानेगा इन लोगों को, कोई अंधभक्त नहीं। श्री हनुमान जी के सच्चे भक्त ही भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, आरएसएस के पाखंड, छल कपट, सनातन धर्म को तोड़ मरोड़ कर दिखाने के प्रयासों को पहचान कर सकेंगे और दूसरे नहीं। जिन पर हनुमान जी की साक्षात कृपा होगी, अब देशवासी स्वयं चिंतन करें कि इस देश में श्री हनुमान जी के सच्चे भक्त कितने और कौन कौन हैं। इस नेता का कितने बार विश्व के नेताओं ने, स्पेशली ट्रंप ने अपमान किया। ये चाइना और रशिया सुपर पावर के साथ सोता है, ये वहां के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कहता है। ही सैंग एंड डांस इन फ्रंट ऑफ नेतन्याहू, जेफरी एप्स्टीन ने कहा था। एक यूएस जर्नलिस्ट द्वारा ये घटिया बयान दिया गया, ये इजराइल के सामने अपनी दोनों लेग्स को ओपन कर देता है मोदी, ये इतना घटिया बयान देता है। यही कारण है कि वर्ल्ड फेमस मैगजीन टाइम में, दर्शकों यही कारण है कि वर्ल्ड फेमस मैगजीन टाइम में वर्ल्ड के 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज में इस मदारी नेता का नाम नहीं है। इस साल 12 वर्षों से हजारों करोड़ खर्च करके बनाई गई पीआर पूरी तरह से ध्वस्त और फेल हो गई है।
मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि झूठ बोलने वाला ये व्यक्ति खुद को ही धोखा दे रहा है, क्योंकि ये अपनी बनाई नकली और प्रोपेगेंडा के द्वारा फाल्स नैरेटिव पर बनाई दुनिया में जी रहा है और उसी में मरना चाहता है। ये इनके अंदर की एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी का सिम्टम है। इस प्रकार की लाइंग मैनी मेंटल डिसऑर्डर के संकेत देती है, जैसे मेगलोमेनिया बीमारी, ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर characterized by an inflated sense of self-importance, delusion or grandeur, and obsessive desire for power or control. They think that they are superior to others and exaggerate their abilities or achievement and seek admiration और डोमिनेंस। ये बीमारी सभी तानाशाहों नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज में के अंदर होती है। ये लैक ऑफ एम्पैथी, grandiosity, lies to achieve, deceive or harm others, lack of guilt, law breaking, emotional instability, suicidal tendency or threats. They are detached from reality and refuse to accept mistakes. और इनके अंदर एक बीमारी और होती है मानसिक बीमारी। ये तानाशाहों के अंदर है, क्योंकि जो इनके अंदर है आप देख रहे हैं वो सब सिम्टम है, क्योंकि जिस तरह से फुटबॉल खेल रहे थे और अपने आप को भगवान दिखाना रहे थे, वो उससे पूरा कंफर्म होता है। पैरानोया बीमारी, characterized by excessive distrust, suspicion or fear that others are out to harm or deceive him, often without evidence. It can manifest schizophrenia or other anxiety disorder symptoms, include hypervigilance, interpreting neural actions as threat and difficulty trusting others. Schizophrenia बीमारी, it is a chronic mental health disorder characterized by disruption in thought process, perception, emotions, and behavior. It often involves symptoms like hallucinations, hearing or seeing things that are not there, such as voices, delusions, false belief, disorganized thinking or speech, and impaired social and occupational functioning, reduced emotional expressions, lack of motivation, or cognitive difficulty. It is caused due to genetic, environmental, and neurological factors, imbalance in brain chemicals like dopamine and serotonin, जिसको हम हैप्पी हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये इसलिए बताना जरूरी था कि ये सब जितने भी इनको फॉलोअर्स हैं उनके अंदर ये लोग, अभी अक्सर मैं किसी वीडियो प्रोग्राम में सुन रहा था, लोग अक्सर यूट्यूबर्स कहते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर के लोग रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं। हमारे देश को मानसिक रोगी बना दिया गया है, इसीलिए लोग रिएक्ट नहीं कर पाते। रिएक्शन के लिए आपके पास में चेतना का होना आवश्यक है, वो चेतना हमारी कमजोर हो चुकी है। मैं आगे बढ़ता हूं। दीज आर रिपीटेटिव। बीजेपी के हॉरोस्कोप का थर्ड हाउस जो सिग्निफाई करता है करेज, उत्साह, एफर्ट्स, मूवमेंट, कम्युनिकेशन, फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज, हॉबीज, मनोभाव, फॉलोअर्स, एसोसिएशन, सभी पाप ग्रहों से पीड़ित है, जिसमें वक्री मंगल, शनि, गुरु सभी राहु केतु से पीड़ित है। बृहस्पति गुरु चंडाल योग बना रहे हैं और लग्नेश बुध 9th हाउस में कपट योग बना रहे हैं। 9th हाउस सिग्निफाई धर्म, नैतिकता, चेतना, डिप्लोमेसी, रिलीजियस प्लेसेस, डेमोक्रेसी, जुडिशरी, जस्टिस, गुरु, अध्यात्म, एथिक्स, दया, करुणा, हायर एजुकेशन। इन सभी का पाप ग्रहों से पीड़ित होना यह संकेत देता है कि हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार प्राचीन समय में जो क्रूर राक्षसों के अंदर अधर्म के सभी गुण होते थे, जैसे नैतिकता, न्याय, प्रजातंत्र अर्थात जनता का शोषण का पूर्णतः खत्म होना, ये सभी राक्षस पौराणिक काल में भी धर्म, संस्कृति, संत महात्माओं, बाबा, सन्यासियों, आध्यात्मिक गुरुओं का चोला पहनकर आम जनता को ठगते थे, उनका शोषण करते थे। ये राक्षस हिंसा के द्वारा उनकी हत्याएं करते थे। परंतु हमारे इन्हीं शास्त्रों में कहा गया कि जब जब इस तरह के आतंकी राक्षसों का शासन आम जनता के लिए कष्टकारी हो जाता है, तब तब नारी शक्ति के रूप में मां भगवती ने इन दुष्टों की हत्याएं करके प्रजा के सुख और कल्याण के लिए कार्य किया। इस तरह के राक्षस तभी जन्म लेते हैं जब जब देश सनातन धर्म शास्त्रों के इस संदेश से दूर हुआ है। वो संदेश हमको जानना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतस्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र तत्र फला क्रिया। अर्थात जहां नारियों स्त्रियों की पूजा, सम्मान, रेस्पेक्ट, ऑनर नहीं होती है, सम्मान, रेस्पेक्ट, ऑनर होती है, वहां देवताओं का वास होता है, अर्थात उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जहां उनका अपमान, शोषण या उनके साथ अन्याय होता है, वहां सभी कार्य फेल हो जाते हैं और नाना प्रकार के कष्टों जैसे इकोनॉमी, हेल्थ, पीस, हार्मनी, वेदर, सफरिंग, डेथ एक्सेट्रा का लगातार आगमन होता है और वो परिवार, देश दरिद्रता को प्राप्त होता है। देश के परिवार के पूरे चरित्र
देश का और पूरे परिवार के चरित्र का सर्वनाश होता है। आपको जल्दी से मैं बताता हूं, आपने पहले भी मैंने प्रोग्राम कहा था कि कई प्रोग्राम में मैंने आप लोगों को बताया कि अंधभक्त बन कैसे जाते हैं। और आखिरी एक रिसर्च में आपको हंगरी के आप लोगों के विश्वास के लिए कि ये तानाशाह लोगों को जो निराशा आ गई है देश में कि ये कब जाएंगे, तो मैं उसके लिए हंगरी के जो रिजल्ट आए थे 12 अप्रैल को, वहां पे 16 साल के एक शासन का अंत हुआ था, उस रिसर्च को पेश करके मैं अपना प्रोग्राम समाप्त करना चाहूंगा। मैंने अपने कई प्रोग्राम में अंधभक्त कैसे बनते हैं उसकी मेडिकल रीजनिंग एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ स्पष्ट की है। लगातार फेक न्यूज, नैरेटिव, आर्टिकल्स, स्पीचेस, सेमिनार, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में के द्वारा बॉम्बार्डमेंट से हमारा कॉग्निटिव रिफ्लेक्शन सीआर कमजोर होने लगता है, जिसके कारण हम एनालिटिकल थिंकिंग के बजाय इंट्यूटिव और एंटिसिपेट करने लगते हैं, बिना सोचे समझे धारणा बना लेते हैं, करने के हैबिचुअल हो जाते हैं और हमारी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और चैलेंजेस को सॉल्व करने की या उन्हें माइन्यूटली समझने की एबिलिटी वीक हो जाती है। एनालिटिकल एबिलिटी कहते हैं इसको या विजडम कहते हैं। इसके बाद हमारे हेल्दी ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट अप्रोक्सीमेटली 40% होता है हेल्दी मनुष्य में। प्री फ्रंटल लोब बिहाइंड जो फोरहेड के पीछे होता है, मगज कहते हैं देशी भाषा में, जिसे ब्रेन का लॉजिकल फिल्टर भी कहते हैं, लगातार फेक न्यूज, नैरेटिव, प्रोपेगेंडा के बम्बार्डमेंट से एनालिटिकल थिंकिंग को ड्यू टू स्ट्रेस बाईपास करने लगता है। इसके बाद हम इंसान से जानवर बनना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमारी एनालिटिकल थिंकिंग खत्म हो गई। ये पार्ट कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ ब्रेन का सेंटर में एक पार्ट एमिगडाला और लिम्बिक सिस्टम जो फियर और इमोशंस का सेंटर है, ओवरलोड हो जाता है इमोशंस के ज्यादा आने से, जैसे हम कोई हेट न्यूज देखें या फेक न्यूज देखते हैं बार बार। इसके बाद हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होने लगता है कि होने के कारण ब्रेन में लैक ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई के कारण हमारे ब्रेन की डिफरेंट मसल्स कमजोर होने लगती हैं। इसके पश्चात हम भावनाओं के वश में आकर अपनी बाहरी खतरों, इल्यूजन या डिल्यूजन, फेक न्यूज के प्रति एक तरह की रिएक्शंस देने लगते हैं। जैसे आप लिंचिंग वगैरह का केस देखते हैं ना, मारपीट या जबरदस्ती किसी से धर्म का नारे बुलवाना, मंत्र बुलवाना, ये आपके रिएक्शंस हैं। और एक तरह के रिएक्शंस देने लगते हैं जिनको हम ट्रोलिंग, फिजिकल वायलेंस, हेट स्पीच, अदर क्राइम्स के रूप में देखते हैं, जो कट्टरता को बढ़ाती है। इनसे हमारे ब्रेन में हिपोकैम्पस में मसल्स सिकुड़ने लगती हैं और हमारे एक तरह के विचार या धार्मिक भावना प्रतिक्रियाएं तेज होने लगती हैं। तो दर्शकों मैं बता देता हूं कि चलते चलते कि आपके अंधभक्तों में इन 3 तरह के जानवरों की जो है सिम्टम्स पाए जाते हैं। ये जानवर वो होते हैं जो अपना 40% उनके अंदर तो होता नहीं, उनको सुख नहीं मिला मानव जीवन का, 5% उनके अंदर एनालिटिकल ब्रेन होता है, सोचने समझने की शक्ति। तो वो जानवरों के नाम है कुत्ता, गधा, सुअर। ओनली 5% प्री फ्रंटल लोब while 40 to 35% इन हेल्दी ह्यूमन बीइंग। इनमें डॉग, कुत्ता ज्यादा रिएक्शन देते हैं, जैसे बिना बात के भौंकना, ये बीजेपी की ट्रोल आर्मी है। सुन लीजिए, डॉग ज्यादा रिएक्शन देते हैं, ये बीजेपी की ट्रोल आर्मी है। डोंकी, गधा, ये ऐसे अंधभक्त हैं जो लगातार शोषण का शिकार हो रहे हैं फिर भी उफ तक नहीं करते, जैसे एलआई सहयोगी दल, 5 किलो अनाज या चुनावी रेवड़ियां पाने वाले लोग। पिग, सुअर, ये वो इनसेंसिटिव अंधभक्त हैं जो कितना ही सुधार या ज्ञान की बात सुने फिर भी शून्य प्रतिक्रिया देते हुए अपने स्वार्थों में बिजी रहते हैं। और वो कौन है? धर्म की अफीम और गांजा खाकर मस्त लोग, साधु, संत, महात्मा, बाबा, पाखंड के चोले पहने हुए ये ढोंगी लोग। तो ये मैंने अंधभक्तों की प्रतिक्रिया मतलब क्रिया आपकी कैटेगरी आपको बताई है। याद रखिएगा कि डेमोक्रेसी में जो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए संजय जी कि हम किसी भी देश में तानाशाह कैसे आ जाता है, कोई क्यों तानाशाह बन जाता है, कैसे हम तानाशाह के शिकार हो जाते हैं। तो उसके लिए 3 हमारे ये गीता का श्लोक है, आगे मैं बढ़ता हूं, इसको जरूर आप दिखाइएगा। डेमोक्रेसी में अहंकारी, दमनकारी, राक्षसी प्रवृत्ति की सरकारों, तानाशाहों का अंत कब होता है? गीता के चैप्टर 14 श्लोक 5 में भगवान मनुष्य की प्रवृत्ति के बारे में कहते हैं, सत्तम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवा निवदंती महाबाहो देहे देहनम व्ययम। हे अर्जुन, सतोगुण, रजस और तमस ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न है, इनसे ही अविनाशी आत्मा शरीर से बंधती है। These 3 gunas born of nature tie down the imperishable soul to the body. सत्वगुण का मोड ऑफ गुडनेस, प्योरिटी,
हार्मोनी, नॉलेज, पीस, ब्लिस, इल्यूमिनेशन। देशवासी आप खुद चिंतन करें कि आपके अंदर सतुगुण है क्या। अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स आते हैं, प्योरिटी, हार्मनी, नॉलेज, पीस, ब्लिस, इल्यूमिनेशन, अगर ये आपके अंदर है तो आपके अंदर सतुगुण है। रजस, मोड ऑफ पैशन, एक्टिविटी, डिजायर, रेस्टलेसनेस, अटैचमेंट टू एक्शन एंड देयर फ्रूट्स एंड आर द कॉज ऑफ वेरियस डिजीज। ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है देश के अंदर। मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमस, इग्नोरेंस मीन्स डिल्यूजन, इनर्शिया, एरर, स्लॉथ and excessive sleep. It binds through attachment to laziness, fear and delusion. तो ये जब तानाशाह जब आते हैं देश में, तो हमेशा वो देश रजस और तमस से युक्त होता है। उसके अंदर ज्ञान और विवेक और जो है डिफरेंशिएट करने की पावर खत्म हो जाती है। तो दर्शकों, एक रिसर्च मैंने आप लोगों के सामने पेश की, जिससे आपको भरोसा होगा कि नरेंद्र मोदी का शासन भी अंत होगा। ये राइटअप टेक्निकल है, तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। अभी 12 अप्रैल 2020 ये है संजय जी, रिपब्लिक। बताइए राजीव जी, इस ज्योतिष के शो में ये राजनीतिक भाषण मोदी के खिलाफ क्यों होता है? आपका मोदी का कोई ग्रह ऐसा है, राहु केतु वो आप लोग क्या ये पूरा लेख लाते हैं, मोदी ऐसे मोदी वैसे, मोदी अच्छे होंगे तभी तो 24-25 साल से शासन कर रहे हैं। कोई तो ग्रह उनका मजबूत होगा, पहले मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री, फिर लगातार प्रधानमंत्री, फिर विश्व गुरु, कुछ तो अच्छा होगा, कोई अच्छा भी बता दिया करिए कभी कभी। हाँ, तो वो मैं बता, वो तो हमारे पाप है ना। मोदी क्यों आए हैं? वो हमें अपने हमारे जनता के पापों को दंड देने के लिए आए हैं। वो आगे मैं बढ़ता हूँ, आपका जवाब आपके प्रश्न का मिलेगा उसमें। तो पहले मैं ये बता रहा हूँ कि ये 16 साल का जो शासन था एग्जैक्टली नरेंद्र मोदी का था। ये मैंने सोच लिया था, जैसे नरेंद्र मोदी ने जो भी 12 साल में किया, वो 16 साल में वहां हंगरी में हो चुका था। तो भैया ये हॉरोस्कोप है हंगरी की, ये दर्शकों देखें कि अभी 12 अप्रैल 2026 को रिपब्लिक ऑफ हंगरी में जनरल इलेक्शन हुए, और उसमें 16 ईयर से चल रहे एक तानाशाही शासक विक्टर ऑर्बन की एंड इस अलायंस की गवर्नमेंट का अंत हुआ, जो 2010 से चली आ रही थी। ही वॉज डिफीटेड बाई तिस्जा पार्टी, रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम पार्टी, लेड बाई पीटर मैगियार, who won with a landslide victory with a 2/3 majority and got 138 to 141 सीट्स आउट ऑफ 199 सीट्स। तो ये डिक्टेटर विक्टर ऑर्बन ने ठीक मोदी शाह की तरह भारत में 2014 से जो चल रही है सरकार, उसकी तरह से काम किया था। मोदी जी, वो सॉरी संजय जी, आपको भी मैं मोदी जी कहने लगा बात बात में। देखिए तो वो देखो उसने क्या किया था 16 साल में। नंबर 1, मीडिया, जुडिशरी, इलेक्शन रूल्स और यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर कंट्रोल कब्जा कर लिया था। He himself promoted the concept of illiberal democracy, meaning reducing individual freedoms and institutional checks and balance in the name of majority rule. वो कहता था मेरी बहुमत है और उसने सारे संस्थानों को कंट्रोल में कर लिया, ये कह करके। Allegations of corruption, weakening the opposition, वहां पर भी यही काम किया था, अपोजिशन को वीक किया गया। Allegation of corruption, weakening the opposition, strict policies on माइनॉरिटी राइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद EU, उसके यूरोपियन यूनियन से भी झगड़े थे। मैनी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स डिस्क्राइब हंगरी एज एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, मींस इलेक्शन तो होते थे वहां पर, लेकिन प्लेइंग फील्ड वाज अनइवन, नो लेवल प्लेइंग फील्ड था। जैसे कि आप बंगाल में देख रहे हैं, हमारे भारत में भी वो राजीव कुमार लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते थे, लेकिन कहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड उन्होंने दिया, वो आपको भी पता है किस तरह से। कि आप देख रहे हैं बंगाल में इवन काउंटिंग में भी वो सेंट्रल फोर्सेस को लगा रहे हैं, और चुनाव उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस से कराया है। कई लाख जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस आपने भेज रखे हैं, जैसे वो इस देश का हिस्सा ना हो। तो रिपब्लिक ऑफ हंगरी फॉर्म हुआ था संजय जी 23 अक्टूबर 1989 को, लगभग 11 महीने इसका टाइम करेक्ट किया रिसर्च के थ्रू, 11.16 AM, मतलब 11:16। और धनु लगन की कुंडली है, सैटर्न इन 9 लगना, राहु इन 2nd हाउस, जुपिटर इन 7th हाउस और केतु मून इन 8th हाउस, मार्स मरकरी इन 10th हाउस, सन डेबिलिटेटेड है 11th हाउस में, और वीनस इनका 8th हाउस में वृश्चिक राशि में। जन्म नक्षत्र अश्लेषा, प्लेनेटरी दशा व्हेन विक्टर वॉन 2029 में, जब सॉरी 2010 में 29 मई 2010 को विक्टर जब पहली बार जीते थे, उस समय वीनस जुपिटर मरकरी की दशा चल रही थी। वीनस जुपिटर 6-8 एक्सेस में, एनिमी टू ईच अदर, मरकरी वाज विद मार्स, रूथलेस डिक्टेटर इंडिकेट कर रहा है।
अब संजय जी एक और चीज आपको बता देता हूं, ट्रांजिट ऑफ प्लेनेट व्हेन 16 ईयर रूल ऑफ डिक्टेटर एंडेड, जब ये सत्ता खत्म हुई तो आज देशवासियों को इससे मेरी बात का भरोसा हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी की सत्ता कब जाने वाली। यहां पर भी ये देखिए, विक्टर जो है हंगरी का डिक्टेटर नहीं रहा, उसने वही कार्यक्रम किए जो नरेंद्र मोदी जी ने हमारे यहाँ कर रखा है। तो आप देखिए, जब ये उस समय की ट्रांजिट देख लीजिएगा, जुपिटर इस समय इनका क्या नाम है, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स व्हेन 16 ईयर रूल ऑफ डिक्टेटर एंडेड, दशा 12 अप्रैल 2026 को क्या थी, सन, मार्स, सैटर्न, मरकरी, ये सब आपके जो है उस समय 10th हाउस में थे, और जुपिटर वाज इन 7th हाउस, और मून वाज इन 8th हाउस, सो वृश्चिक राशि, एंड राहु वाज इन 8th हाउस, लग्ना लॉर्ड, 4th लॉर्ड एंड 12th हाउस, लॉस, ह्यूमिलेशन, डिस्ग्रेस, एक्सचेंज बिटवीन 12th हाउस एंड 4th हाउस, क्राउन सीट का जाना, किसी का चौथे घर का और 12वें घर का कनेक्शन हो तो सिंहासन छिनता है, जो अभी टीएमसी के केस में आप देखेंगे बीजेपी के लिए वो सुख नहीं मिलने वाला है टीएमसी को। ट्रांजिटिंग मून वाज एफ्लेक्टेड बाय मार्स मींस पब्लिक एंगर, acute frustration were the main cause of regime change. 4th house represents janta, domestic happiness, land, agriculture, farmers, general law and order. 3rd house freedom of expression, communication, speech, efforts, action. 2nd house economy, 5th house educational institution, जैन जी, मरकरी जैन जी। सो अब समाधान बता देता हूं प्रेडिक्शन का, कि वेनेवर, जब भी किसी की हॉरोस्कोप में, किसी देश की कुंडली में चंद्रमा हेविली एफ्लिक्टेड है हॉरोस्कोप में of a country, it is an indication of important changes. It represents public opinion, emotions, perceptions, and total psychology, cognitive health. Role of 4th house and 12th house होगा उस दौरान जब सत्ता परिवर्तन होगा। The 10th house, 10th lord should be afflicted, पीड़ित होना चाहिए, 10वां घर 10वां, क्योंकि सत्ता का होता है। For major change, 8th house का रोल भी आता है सीन। Planet of democracy, public, जो डेमोक्रेसी और पब्लिक का प्लेनेट है वो शनि है, और वो भी एफ्लिक्ट होना चाहिए, जो इस समय वर्तमान में जब ये हंगरी में सत्ता परिवर्तन हुई, शनि मंगल इकट्ठे थे। भारत की कुंडली में भी है संकेत, भारत की कुंडली में भी अच्छे खासे हैं सत्ता के हिलने के। हंगरी के केस में बर्थ हॉरोस्कोप एज वेल एज ट्रांजिट में शनि मंगल से पीड़ित था। 10th हाउस बर्थ हॉरोस्कोप में, और 10th हाउस उस समय पीड़ित था और अभी भी। और पब्लिक ओपिनियन का सिग्निफिकेटर मून भी पीड़ित रहा था जब ये हंगरी में रिजीम चेंज हुआ है। तो संजय जी, चलते चलते एक बात मैं कहना हूं कि भाई इसको हम रोका कैसे जा सकता है कि ये इस तरह के तानाशाह ना आए। आपने कहा ना मोदी जी आ गए, तो उसमें हमें भी तो आत्मचिंतन करना चाहिए। प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज शॉर्ट करते हुए बता रहा हूँ। पहले आप जाने से पहले ये बता दीजिएगा, आप अभी कर्नाटक गए थे और अपने गुरुजी राव साहब के पास में मिलके आए थे। हम लोग सब दर्शक लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि ज्योतिष के शास्त्र में राव साहब का एक बड़ा बहुत भारी योगदान है। आज भी जब कोई ज्योतिष की बात आती है तो राव साहब का जिक्र जरूर आता है। जरा वो क्षण भी बताइए कि बहुत साल बाद आप राव साहब से मिले, और क्या अद्भुत व्यक्ति थे, और ज्योतिष में उनके पास कौन कौन आता था, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए मुझे, क्योंकि प्रोग्राम तो आज आपने पूरे घंटा कर ही दिया। बहुत अच्छी बात आपने, बहुत अच्छा किया मेरे को ये प्रोग्राम, मेरे पॉइंट याद दिला करके, क्योंकि ये बिरला हृदय के और बड़ी एक मेमोरेबल मोमेंट भी है मेरे लिए लाइफ का, कि के.एन. राव साहब का मैं थोड़ा सा परिचय लोगों को बता दूं। उनके फादर, जो पूरा नाम रामा राव था, क्या था वो, नेशनल हेराल्ड के फर्स्ट एडिटर थे, और वो उनका रुतबा इतना था कि हमें राव साहब बताते थे कि नेहरू जी भी नॉक करके जाते थे दरवाजे में, लखनऊ में बैठते थे, उनका पूरा अपना केबिन था। नेशनल हेराल्ड को स्थापना ही उन लोगों ने, इन्होंने की थी, राव साहब के फादर ने। तो इनके घर में कौन सा देश का पॉलिटिशियन है जो नहीं गया हो, हेमवती नंदन बोगड़ा से लेकर नरेंद्र तिवारी, सारे के सारे नेता इनके घर में, राम मनोहर लोहिया वगैरह सब इनके घर में इनका रेगुलर आना जाना था। तो देश के कौन सा पॉलिटिकल लीडर, ब्यूरोक्रेट है जो के.एन. राव जी के नाम को नहीं जानता होगा। सबसे बड़ी बात एक और है कि एक राजस्थान में क्या नाम है, भीलवाड़ा करके जगह है, वहां नाड़ी, उसको भगरू नाड़ी के बहुत पुराने एक बड़े जोशी हैं व्यास जी, उन्होंने कभी राव साहब के बारे में कहा था ये शुक्राचार्य का अवतार है। क्योंकि इस व्यक्ति ने, देखो ज्योतिषी नहीं, उन्होंने अपनी शादी नहीं करी, लेकिन उन्होंने एक संस्थान खड़ा किया संजय जी। 1987 में भारतीय विद्या भवन ने उनको अप्रोच किया, 4 स्टूडेंट से शुरू किया संस्थान, आज भी चल रहा है। और हम जैसे उसमें
लाखों ज्योतिषी वहां से निकल चुके हैं पास करके। तो सबसे बड़ी बात है कि मेरे मन में एक 10 दिन से एक इच्छा आई थी कि काश मैं राव साहब को 95 की उनकी एज है, मैं मिलने जाना चाहता हूं। तो देखो कैसे पूरी होती है। 8 साल पहले किसी ने मुझे कंसल्ट किया था। मेरे वो पटेल फैमिली है, गुजराती है लेकिन कर्नाटक में सेटल्ड है, और मेरे से उनका कोई संपर्क नहीं है। 8 साल बाद अचानक पिछले हफ्ते मेरे पास फोन आता उनका कि हमें आपसे कुछ कंसल्ट करना है। मैंने ठीक है, टिकट कराइए। तो उन्होंने मेरी टिकट कराई। इस तरह से मैं राव साहब के दर्शन करने जा पाया। तो संजय जी, आपको बात बता देता हूं कि मैं वो फोटो राव साहब के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा, मैं आपके घर में जाऊंगा, कि राव साहब की चेतना अभी भी दुरुस्त है संजय जी। मतलब वो बड़ी मुश्किल से 5 मिनट के लिए बैठे हैं मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरे से छूटते ही वो प्रश्न पूछा जो अक्सर जब मैं उनके घर में 15-20 साल पहले जाया करता था, या पड़पड़गंज में, दिल्ली में पड़पड़गंज में, ये सरस्वती कुंज नाम की सोसाइटी में रहते थे। तो विष्णु सहस्त्रनाम बुधवार को, हर बुधवार को उनका पाठ होता है। उसमें जब जब मैं घर में जाता था तो मुझे देखते संजय जी पता नहीं क्यों वो राजनीति की बातें करते थे। जो आप राजनीति की बातें कर रहे हैं ना, वो आप नहीं कह रहे हो, वो राव साहब खुद मेरे से 15-20 साल पहले से यही था। जब मैं जाऊंगा तो पॉलिटिक्स की बातें करेंगे। और इसीलिए जब हम लोग प्रोफेशन पर रिसर्च कर रहे थे, राइज एंड फॉल इन कैरियर और प्रोफेशन पर, कि किस व्यक्ति की जिंदगी में कौन सा प्रोफेशन होना चाहिए, तो पॉलिटिक्स का टॉपिक राव साहब ने मुझे अलॉट कराया कि भाई इस लड़के के अंदर पॉलिटिकल विजडम बहुत अच्छी है। संजय जी, उसका जब हमने प्रेजेंटेशन दिया था कई दिनों के बाद रिसर्च करके एस्ट्रोलॉजी का, कि किसी व्यक्ति की हॉरोस्कोप में वो पॉलिटिशियन बनेगा, ये हम कैसे देखेंगे, तो प्रेजेंटेशन कई कुंडली के साथ हमने समराइज करके जब दिया, तो राव साहब का छोटा सा कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला था कि बहुत अच्छा बोले हैं आप। वो अभी भी मेरे कानों में गूंजता है। तो संजय जी, आश्चर्य की बात यह है कि उस दिन 27 अप्रैल 2026 को मैं राव साहब के घर में लगभग 6 बजे के आसपास था, और राव साहब ने टीवी ऑन किया था। अंजना ओम कश्यप का कोई प्रोग्राम चल रहा था आज तक पर, और राव साहब ने, डिबेट थी आपकी, पॉलिटिकल डिबेट। तो संजय जी, राव साहब ने मुझसे पूछा बंगाल का इलेक्शन क्या परिणाम आएगा। और ये माय गॉड, मैंने कहा 95 ईयर की एज में भी राव साहब की अभी भी चेतना इतनी है कि वो उन्होंने वही क्वेश्चन पूछा जो मुझे 20 साल 25 साल पहले पूछते थे। तो संजय जी सुन लीजिए मेरा क्या जवाब था। इसी के बाद हम अपना प्रोग्राम समापन करेंगे। मैंने जवाब दिया, मैंने कहा सर बीजेपी की, और उसको सुन लीजिए दर्शकों, जो मैं आप लोगों को बोलता हूं वही मैंने अपने गुरु के सामने बोला, और 95 साल के गुरु के जो अब देवतुल्य हैं। मैंने कहा सर गुरुजी, बीजेपी की कुंडली आपको याद है, मिथुन लगन की कुंडली है। बीजेपी की वर्तमान में दशा चंद्रमा की चल रही है, नीच का है, 6वें घर में है। मैं सब ऐसे ही बोल रहा हूँ, वो रिपीट कर रहा हूँ। और 12वें घर का शुक्र की अंतर्दशा शुरू हो चुकी है। वाजपेयी जी की 13 मई को 2004 को सरकार जब गिरी थी, तब भी शुक्र में चंद्रमा की ग्रह दशा आई थी। इसीलिए वाजपेयी जी इंडिया शाइनिंग, इतनी अच्छी सरकार चलते हुए, मतलब वो वाजपेयी जी की सरकार ऐसी थी जो 10 साल की यूपीए की सरकार भी नहीं थी, और मोदी जी तो कहीं दूर दूर तक उसके बराबर है नहीं। इसके बावजूद भी गिर गई ग्रहों के कारण। तो मैंने गुरुजी को यह याद दिलाया। फिर मैंने कहा कि मैंने गुरुजी, अभी चंद्रमा में शुक्र की दशा शुरू हो गई है 2 फरवरी से, तो भाजपा के लिए तो कुछ समाचार सुखद नहीं दिख रहा है। तो देखिए गुरुजी की आंखें एकदम चमक आ गई उनकी आंखों में। संजय जी, उनका भाव उस फोटो में देखिएगा। जो मेरी एनालिसिस, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। जो विवेचना मैंने भाजपा की कुंडली की गुरुजी के सामने की, वो विवेचना उनकी मेमोरी में थी। बीजेपी की कुंडली अभी रही होगी, तो वो उसे प्रसन्नता का भाव मैंने देखा, और अपने गुरु की आंखों में आप सोचिए संतुष्टि की चमक। मेरे बोलने पर मेरे लिए संजय जी हजारों करोड़ की इनाम के बराबर है वो, हजारों। क्योंकि मैंने जो भी कुछ सीखा उनसे सीखा, और आज मैं उनको इस उम्र में संतुष्ट कर पाया, और एक ऐसे चैलेंजिंग टॉपिक पे जो अभी देश का हॉट टॉपिक बना हुआ है, प्रिडिक्शन। वो हमेशा हम लोगों को एक बात कहते थे, उसके बाद मैं प्रोग्राम समाप्त करता हूं। हमेशा हमको ये कहते थे कि बिना फियरलेस होकर के प्रिडिक्शन करनी चाहिए। गलत हो जाए भविष्यवाणी कोई बात नहीं है, लेकिन अपने ज्योतिष के सिद्धांतों पर, फंडामेंटल प्रिंसिपल जरूर आपको करना चाहिए। तो दर्शकों, मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं अपनी मनगढ़ंत बातें कुछ ना जोड़ूं, और ज्योतिष के सिद्धांतों में बात करूं। और जहां तक रहा आपकी प्रश्न का, आप कहते हैं राजनीति की बात, वो हमेशा मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है। चूंकि दूसरे जो एस्ट्रोलॉजर्स को दुनिया भारतवर्ष में वो आता ही नहीं है, इसलिए उसकी इंटरप्रिटेशन वो कर नहीं पाते हैं।
भाई आपको खुद को भी पढ़ना, आप अगर आप मनोविज्ञान पे बोलेंगे तो मनोविज्ञान की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में बोलेंगे तो पॉलिटिकल साइंस की होनी चाहिए, इकोनॉमी बोलेंगे तो बेसिक एबीसीडी तो पता होनी चाहिए। तो मेरी वो, चूंकि मैं पढ़ता हूं तो मेरे पास वो अपनी बात को इंटरप्रिटेट करने का, एक्सप्लेन करने का, आप लोगों को समझाने का, इसलिए वो मैं सारी चीजों का सहारा लेता हूं। तो इसीलिए उन्होंने हमेशा एक चीज कही, उसी बात पर मैं अभी भी गुरुजी के साथ हूं कि प्रसन्नता मुझे इस बात की है कि गुरुजी को मैंने आपकी जो लेटेस्ट वीडियो थी वो भी दिखाई, उन्होंने हाथ में मोबाइल लेकर के आपका चेहरा और मेरा चेहरा भी इसमें देखा कि मैं, उन्होंने मुझे बोलते हुए पहली बार सुना होगा, वो तो शायद मेरे प्रोग्राम नहीं देखते होंगे क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा है। तो मैं गुरुजी को ये विश्वास दिला पाया कि मैं आज भी ज्योतिष जो कर रहा हूं वो एस्ट्रोलॉजी के फंडामेंटल सिद्धांतों पर। और संजय जी, चलते चलते एक लास्ट बात बोलता हूं, मैंने गुरुजी से, उनकी ब्रदर की वाइफ है, वो भी बुजुर्ग हो गई हैं, मैंने कहा कि जब लोग मेरे को अब मैं 4 PM पे प्रोग्राम में एस्ट्रोलॉजी पर डिस्कशन करते हुए देखते हैं और खासतौर से राजनीति के ऊपर बोलते हुए जब देखते हैं तो उसमें मुझे के.एन. राव की झलक मेरे अंदर आती है। ऐसा दूसरे लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है, मतलब मैं एग्जैक्टली वही चीज मेरे अंदर रिपीट हो रही है। उनके तो कोई संतान है नहीं। और संजय जी, मैंने आपके घर जब आया था, मैंने ये क्या बताया था कि मैंने जब गुरुजी के घर जाता था, मैं तो फरीदाबाद से गाड़ी से खर्चा करके जाता था, वहां पर एक गैंग था वहां पर शिष्यों का, वो गुरुजी के नजदीक नहीं जाने देते थे और किसी को नहीं जाने देते थे। तो हमको, मुझे कभी कभी निराशा होती थी, फिर मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की, मैं दूर रह करके ही जो भी सीखूंगा गुरुजी के आशीर्वाद से ऐसे सीखूंगा। तो मेरा रोल संजय जी एकलव्य की तरह से रहा था। और आज ये सुखद बात यह है कि मुझे अपने मुंह से कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लोग कहते हैं, उनकी बातों को कह रहा हूं कि गुरु की आंखों में जो प्रसन्नता का भाव इस बात था कि आज ईश्वर ने हनुमान जी के आशीर्वाद से मुझे बहुत ज्यादा, जो पूरी दुनिया भर में मेरे फॉलोअर्स बना दिए, फैन बना दिए। तो गुरु जी की आंख में ये चमक थी जो हर बाप के या गुरु के उसके जहन में होती है बात कि मेरा बेटा या मेरा शिष्य मेरे से आगे निकले। बस इसके साथ चलते चलते प्रोग्राम, और गुरु जी के पुनः गुरु जी को उस यादगार के साथ उनको चरण स्पर्श करते हुए और समस्त लोगों को मैं फिर से आपको धन्यवाद दूंगा कि आप लोग मुझे सुनते हैं। और इतना वक्त, मेरा प्रोग्राम लंबा हो जाता, मैं क्या करूं, कभी कभी आप लोगों के साथ हफ्ते में एक ही बार आता हूं, तो प्रोग्राम बड़ा होना स्वाभाविक भी है। तो इसलिए फिर हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहरो कलेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान। राजीव जी, ये जो राजीव नारायण जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सरकार तो नहीं आ रही है बंगाल में, कुछ घंटे बचे हैं, पता चल जाएगा कि क्या षड्यंत्र होता है या राजीव जी की बात सच होती है। अब मुझको यकीन है प्रोग्राम पसंद आएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरा नेशनल चैनल बंद है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, तो मेरी एक मदद करिए। ये एक बराबर में मेरे जितने चैनल हैं उन सबका पेज आपको दिखाई दे रहा है, अलग अलग राज्यों के चैनल हैं। तो आप मदद के लिए बस सिर्फ इतना कर दीजिए, यूट्यूब पे जाइए, हर राज्य के चैनल खोलिए, उसे सब्सक्राइब करिए, आपको हर राज्य की खबरें मिलेगी। खास तौर से आजकल मैं जज संजय पे बहुत मन से कर रहा हूं, तो यूट्यूब पे जाइए, जज संजय को एक बार सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, मुझे बताइए कि जज संजय में आपने मन की बात और किस तरह से आपसे कहूँ। मैं जज संजय से आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, तो मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। ये नीचे नंबर है, इस नंबर पर अगर मुझे मैसेज करेंगे कि आपने जज संजय सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छा लगेगा, मैं भी आपसे संपर्क करूंगा। शुक्रिया, थैंक यू।